हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग आइडियल रिएक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने आइडियल बैच रिएक्टर के बारे में स्टडी की और उसके परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप की थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस इक्वेशन आई थी उस पर डिस्कशन किया था और ये भी डिस्कस किया था कि जो हम लोग आइडियल बैच रिएक्टर की बात करेंगे तो जो परफॉर्मेंस मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है वहाँ पे जो टाइम जो कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो वो परफॉर्मेंस मेजर बताता है। मतलब ये बताता है कि वो परफॉर्मेंस कैसी है बैच रिएक्टर की, बेसिकली कन्वर्जन में कितना टाइम लग रहा है। जो हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि जो फ्लो रिएक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मेजर टर्म्स होंगे वो परफॉर्मेंस मेजर टर्म होगा वो स्पेस टाइम और स्पेस वेलोसिटी होगा। स्पेस टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्पेस टाइम वो टाइम है जो एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में लगता है। तो बेसिकली आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मिक्स फ्लो रिएक्टर के बारे में पढ़ना, या CSTR भी जिसे कहते हैं, कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस स्टिर टैंक रिएक्टर। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस वर्ड लगा हुआ है, ये पढ़ने से तो ये लग रहा है ना कि कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज़ किया जाता है एक्चुअली फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस फ्लो कि फ्लो कॉन्टिन्यूस है और स्टीयरिंग कैसी है, स्टीयरिंग हो रही है उसमें। तो कॉन्टिन्यूस कहीं कहीं वो जो वर्ड यूज़ किया जाता है CFSTR भी यूज़ किया जाता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो स्टर्ड टैंक रिएक्टर। लेकिन CSTR भी लिखा हुआ है तो उसका यही मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर, मतलब फ्लो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, स्टीयरिंग की जा रही है और टैंक टाइप का रिएक्टर है वो। तो ये फ्लो रिएक्टर में क्या होता है, हम लोग फीड को इनपुट करते हैं, कॉन्टिन्यूसली फीड इनपुट होती रहती है, रिएक्शन होती रहती है और हम लोग आउटपुट लेते रहते हैं यहाँ से। तो ये फीड है, इनपुट है, ये आउटपुट है। तो कुछ टर्म्स भी हम लोगों ने डिफाइन किए थे, जैसे जो यहाँ पे फ्लो रेट होगा, जो यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा या आपका इनपुट हो रहा होगा, तो वहाँ पे तो एक जो टर्म था कि FA0 था। ये क्या था, FA0 मोलर फ्लो रेट ऑफ A एट फीड कंडीशन। तो मोलर फ्लो रेट ऑफ रिएक्टेंट A into the reactor, reactant A into the reactor। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर सेकेंड, मोल्स पर टाइम होगी। अगर सेकेंड में हम लोग बात कर रहे हैं तो सेकेंड में होगी, मिनट्स में सारी यूनिट्स ले रहे हैं तो मिनट्स में होगी। एक पहली यूनिट हमने डिस्कस की थी। दूसरा टर्म्स क्या डिस्कस की था, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वो CA0 होगी। तो CA0 क्या है, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये तो बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और ये क्या होगी, मोल पर लीटर ले सकते हैं या मोल पर मीटर क्यूब ले सकते हैं, मोल पर लीटर और मोल पर मीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन है। और एक टर्म होता था आप लोग का यहाँ पे V0 जो होता था वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। मतलब जो जैसे 1 मिनट में जैसे 10 लीटर हम लोग फ्लो कर रहे हैं और टाइम 1 मिनट है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भाई जो वॉल्यूम हम लोग फ्लो करा रहे हैं और जो टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट इनलेट, फ्लो रेट एट इनलेट पे जो फ्लो रेट है वो है। और जो एक कन्वर्जन का टर्म हम लोग कहते थे, एक से जो है क्या है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन। तो जब फीड हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे तो XA जो है इनिशियल कंडीशन में बिल्कुल कन्वर्ट ही नहीं हुआ रहा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियली तो कन्वर्ट नहीं होता, तो XA यहाँ पे 0 होता है। अब यहीं पे आउटपुट में जो होगा तो हम लोग कह देंगे कि FA होगा। FA को हम लोग ये भी ऐसे भी कहते हैं कि FA फाइनल होगा। अभी डिस्कस करते हैं कि कहते हैं से CA जो होगा, जो कंसंट्रेशन होगी CA फाइनल कह देंगे, XA जो होगा XA फाइनल कह देंगे, और जो V0 होता है वो V जो था यहाँ पे V0, उसको भी हम लोग V0 ही यहाँ पे कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं,
पहली बात तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि जैसे हम लोग फ्लो कराते रहते हैं, अगर फ्लो रेट डिफरेंट होगा, मतलब जैसे फ्लो रेट का मतलब हुआ कि हम 50 लीटर 1 मिनट में पानी डाल रहे हैं, वो रिएक्टेंट डाल रहे हैं, और जो यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं वो अगर 50 लीटर नहीं है पर मिनट, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो, क्योंकि ये यहाँ पे रिएक्टेंट है तो वो वेरी कर जाएंगे, मतलब उनका लेवल अगर हम लोग ये जो विड्रॉ कर रहे हैं वो 50 लीटर से कम होगा, 50 लीटर पर मिनट के रेट से कम होगा, तो लेवल बढ़ता जाएगा, फिर वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लो रेट ज़्यादा कर दें, मतलब ज़्यादा निकालने लगे आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट के फ्लो रेट से, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे लेवल कम हो सकता है, और रिएक्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है ना, अगर 10 मिनट 20 मिनट चलना हो तो फिर हम लोग फ्लो रेट डिफरेंट रख भी सकते हैं, वो कैलकुलेट करके कि कितना टाइम लगेगा ये ओवरफ्लो होने में, या कितना टाइम लगेगा इसको रिएक्टेंट को आपको कंज्यूम होने में। तो इसलिए हम लोग ये जो फ्लो रेट है आउटपुट का वो सेम रखते हैं आउटलेट का। एक चीज़ तो यहाँ पे ये डिस्कस इम्पॉर्टेंट हो गई। अब दूसरा इसको कि बैक मिक्स रिएक्टर क्यों कहते हैं। तो बैक मिक्स रिएक्टर में हम लोग एक्चुअली ये अज्यूम करते हैं, यहाँ पे जो ये है कि परफेक्ट मिक्सिंग होगी, यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है, तो जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर इसकी मिक्स फ्लो रिएक्टर की हम लोग बात करें तो क्या पहला ही जो वर्ड हम लोग पहला जो यूज़ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की परफेक्ट मिक्सिंग है, परफेक्ट मिक्सिंग इन द रिएक्टर, मिक्सिंग इन द रिएक्टर। परफेक्ट मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, परफेक्ट मिक्सिंग होगी तो कंसंट्रेशन जो है ना हर जगह यूनिफॉर्म हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने बैच रिएक्टर में भी वहाँ पे स्टिरर एजिटेटर लगा रखा था, तो वहाँ पे भी मिक्सिंग जो है ना यूनिफॉर्म थी, मतलब मिक्सिंग बहुत परफेक्ट मिक्सिंग थी। परफेक्ट मिक्सिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो यहीं पे कंसंट्रेशन होगी, वो वहीं पे ये मतलब रिएक्टर के किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो कंसंट्रेशन जो है हर वक्त सेम होगी, कंसंट्रेशन हर जगह सेम होगी, टेम्परेचर भी सेम होगा, मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है। इसका मतलब और थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करना चाहें तो मिक्सिंग का और क्या सिग्निफिकेंस है, तो मिक्सिंग का ये सिग्निफिकेंस है कि जैसे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे कोई एक मान लीजिए मॉलिक्यूल है, तो उसकी जो रिएक्शन मतलब जो कोलिजन होता है, कि रिएक्शन किससे होती है, कोलिजन से होती है, तो जो उसकी कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ के भी मॉलिक्यूल से उतनी ही है, वहाँ के भी मॉलिक्यूल से उतनी ही है, यहाँ के भी मॉलिक्यूल से उतनी भी है, यहाँ के मॉलिक्यूल से भी उतनी ही है। ये हुआ मिक्सिंग का मतलब, परफेक्ट मिक्सिंग का। आइडियलिटी तभी आती है जब हम लोग परफेक्ट मिक्सिंग एज्यूम कर रहे हैं ना, तो तभी आइडियल रिएक्टर होगा। रियल कंडीशंस में तो परफेक्ट मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेड जोन वाले आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ मान लीजिए मॉलिक्यूल तो यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, या फिर और कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे आया, जैसे हमने फीड किया तुरंत यहाँ पे मिक्सिंग हुई और फिर तुरंत वो फ्लो हो गया, आउटपुट में चला गया। तो इसलिए परफेक्ट मिक्सिंग हम लोग कह रहे हैं कि परफेक्ट मिक्सिंग से ये मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट पे, मतलब एक इस रिएक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप अगर मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो उससे जो उसकी जो कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी होगी पूरे रिएक्टर में हर जगह के मॉलिक्यूल से सेम होगी, यहाँ से भी सेम होगी, यहाँ से भी सेम होगी, यहाँ के भी मॉलिक्यूल से सेम होगी। तो वो परफेक्ट मिक्सिंग की वजह से हुई। और दूसरा वर्ड हम लोग बैक मिक्स रिएक्टर इसको क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली बैक मिक्सिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने इसमें फीड डाला, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट हम लोग बाहर लेते हैं। अब क्योंकि मिक्सिंग हो रही है तो मिक्सिंग मान लीजिए इस पोजीशन पे कोई आपका मतलब मॉलिक्यूल्स है जो अबाउट टू एग्जिट है, लेकिन मिक्सिंग की वजह से क्या हुआ कि फिर वो मतलब इसी से आपके जो रिएक्शन मिक्सचर है उसी में फिर से सर्कुलेट हो गया, तो वो बैक मिक्स हो गया। इसको इस तरह समझे कि जैसे आप पॉलिटेक्निक का 3 ईयर का कोर्स होता है, अब कोई एकदम फाइनल ईयर में है, एग्ज़ाम उसका हो गया है, अब वो एकदम पास आउट करने वाला है, मतलब वो यहाँ से कंप्लीट करने वाला है स्टडीज़, लेकिन उसको फिर फर्स्ट ईयर में भेज दिया जाए, नहीं आप फिर से फर्स्ट ईयर की क्लासेस करिए, तो उसको फिर से मिक्स कर दिया ना, बैक मिक्स कर दिया जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं उसके साथ। तो यही है बैक मिक्स, मतलब यहाँ पे जो आपका जो मॉलिक्यूल्स था जो अबाउट टू लीव था, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और फिर हम लोग प्रोडक्ट विड्रॉ कर रहे हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे।
तो लेकिन मिक्सिंग की वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अबाउट टू लीव हों, सारे नहीं होते हैं, कुछ अब जो निकलने विड्रॉ करने वाले हैं हम लोग, जिनको आउटपुट लेने वाले हैं जिनका, वो फिर से मिक्स हो गए, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैक मिक्सिंग। और एक टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या सब सेम टाइम के लिए रिएक्टर में रहते हैं कि सबका टाइम डिफरेंट होता है रिएक्टर में रहने के लिए। तो जैसे हमने फीड इंटर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, आपस में मिक्सिंग हुई, फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रोडक्ट विदड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन हुई और ये मिक्सिंग होने के बाद वो सीधे यहाँ पे आ गया तुरंत, जैसे हमने फीड किया, मिक्सिंग हुई, आपका यहाँ आउटपुट जहाँ से हम लोग ले रहे हैं वहाँ पे आ गया, फिर हम लोगों ने उसका आउटपुट ले लिया। और कुछ आपका मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्सिंग हुई, रिएक्शन हुआ, लेकिन आके वो सेटल हो गए, मतलब सेटल क्या, आके नीचे डेड जोन की तरफ आ गए। ये जो नीचे होते हैं यहाँ पे इतना प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, मतलब इन रियल कंडीशन। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं तो फिर से मिक्स होंगे, तब जाके बाहर निकलेंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है रिएक्टर के अंदर, वो डिफरेंट होता है। और कंसंट्रेशन की बात हम लोग करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है। वो बैच रिएक्टर में भी होती थी, लेकिन बैच रिएक्टर में क्या था कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा था, मतलब टाइम बढ़ रहा था, रिएक्शन टाइम दे रहे थे हम लोग, इंक्रीज़ कर रहे थे, वैसे कन्वर्जन होता जा रहा था। तो कन्वर्जन होता जा रहा था और हम लोग कुछ नया फीड उसमें डाल नहीं रहे थे, इनपुट नहीं डाल रहे थे, एक बार ही डाला था स्टार्टिंग में। तो क्या हो रहा था कि जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ओवर द टाइम घटती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने फीड डाला, यहाँ पे रिएक्ट किया, उसकी कंसंट्रेशन ड्रॉप हुई, फिर क्या हुआ, फिर तुरंत हमने फीड डाल दिया, फिर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। और हम कह रहे हैं कि हर जगह कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पूरे टाइम के दौरान इसकी कंसंट्रेशन एक ही रहती है, यूनिफॉर्म ही रहती है। अगर CA है तो CA ही कंसंट्रेशन रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट जो है ना, मतलब जो आपका CA है वो कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होनी चाहिए। बेसिकली जैसे रिएक्शन हुई कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई, लेकिन क्या हुआ कि तुरंत हम लोग कॉन्टिन्यूस फ्लो भी तो कर रहे हैं ना। जितना जैसे हम लोगों ने देख लिया कि कितना डिक्रीज़ हुई, वो कैसे पता चल सकता है, वो काइनेटिक्स से पता चल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, कि कितने मोल पर मिनट कंज्यूम हो रहे हैं, उसी हिसाब से हमने फ्लो करा दिया कि अगर 10 मोल्स पर मिनट कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्टेंट के, तो 10 मोल पर मिनट हम लोगों ने इसमें ऐसी कंसंट्रेशन रखी इसकी कि 10 मोल हमने पर मिनट में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, तो एक सेकंड में जितना आपका रिएक्ट कर रहा है उतना ही आपका इनपुट आ जा रहा है, तो जिससे कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन है। CA है तो CA ही है। तो जो हम लोग कंसंट्रेशन बाहर ले रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बाहर ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली वही होगी जो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये पूरा मिक्स है, कंसंट्रेशन सबके सेम है। और इस पॉइंट से हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट की भी कंसंट्रेशन वही होगी जो यहाँ की होगी। तो जो बाहर हम लोग की आ रही है आउटपुट, उसमें भी जो कंसंट्रेशन होगी आपका प्रोडक्ट की, वो आपके रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी जो यहाँ पे आपके रिएक्टर के अंदर है। तो उसको इसलिए हम लोग CF कह देते हैं कि फाइनल कंडीशन जो है, जो आउटपुट ले रहे हैं उस के केस में CAF है, मतलब फाइनल आउटपुट है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा अजम्पशन है कि यहाँ पे मिक्सिंग जो है इसमें वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, मतलब आइडियल मिक्सिंग है। तो इसलिए परफेक्ट मिक्सिंग हो रही है। परफेक्ट मिक्सिंग की वजह से कंडीशन जो है ना आइडियलिटी की है, तो ये जो मिक्सिंग की कंडीशंस की वजह से आइडियल कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, आइडियल कंडीशन। तो जो आइडियल रिएक्टर हो रहा है, ये आपका मिक्स फ्लो रिएक्टर जो है, आइडियल रिएक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये मिक्सिंग की वजह से है। अब हम लोग और क्या इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। और कंसंट्रेशन मोल्स की बात करते हैं, तो जैसे कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो रिएक्शन मिक्सचर का कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो मतलब मोल्स इसमें जो चेंज नहीं हो रहे हैं। और मोल्स अगर एक किसी रिएक्टर के अंदर चेंज नहीं हो रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अकुमुलेशन का क्या मतलब हुआ कि
मोल्स ही उसके बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्यूमुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक्यूमुलेशन का मतलब कितना उसमें डिपॉजिट होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन, उसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्टर ऑपरेट होगा स्टेडी स्टेट पे होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ज़ीरो होगा। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग इस रिएक्टर ऑपरेट्स एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्टर ऑपरेट्स एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब यही हम लोगों ने पढ़ना था कि स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है कि अगर वेरिएबल आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो अनस्टेडी स्टेट होता है। जैसे बैच रिएक्टर में कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही थी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे थे। रिएक्टर ऑपरेट्स एट स्टेडी स्टेट। और यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उनका चेंज निकालेंगे dNA/dt, तो वो क्या आएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट कहीं पे हो रही है तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें जो जिस प्रॉपर्टीज़ को आप देखना चाहते हैं उसके अंदर जो चेंजेस होंगे टाइम के साथ वो ज़ीरो होंगे, उसमें मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट रहते हैं, कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़ीरो होंगे, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरा हमने क्या डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन विद इन द रिएक्टर क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। बैच रिएक्टर में हर एक टाइम पे यूनिफॉर्म होती थी, करस्पॉन्डिंग मतलब एक टाइम पे यूनिफॉर्म होती थी, दूसरा टाइम देखेंगे तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म होगी लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म तो है ही लेकिन सेम भी है पूरे प्रोसेस के दौरान। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन विद इन द रिएक्टर इज यूनिफॉर्म। कंसंट्रेशन विद इन रिएक्टर इज यूनिफॉर्म। तो कंसंट्रेशन पूरे प्रोसेस यूनिफॉर्म, पूरे प्रोसेस के दौरान है यूनिफॉर्म। अब और कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन है, आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, CA0 मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। जैसे हमने जब डाल रहे होते हैं, जैसे ही डालते हैं तो उस वक्त तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही इसमें मिक्स होता है, जैसे मतलब इसके अंदर आता है तो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होके जो आपके रिएक्टर के अंदर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो कंसंट्रेशन हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की तो CA0 है, CA0 का मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो जैसे हम लोग फीड इनपुट करने वाले होते हैं उस वक्त कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे फीड रिएक्टर के अंदर आता है तो आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो जाती है। जो फीड वाला हमने जो किया था वो डिक्रीज़ होके वो कितना हो जाएगी, वो ये जो आपके रिएक्टर के अंदर के जो कंसंट्रेशन होंगी वो उसके कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको जो C0 बोलते हैं हम, विल डिक्रीज़ रैपिडली। जैसे हम इसमें डालेंगे उसकी कंसंट्रेशन विल डिक्रीज़ रैपिडली, मतलब बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होगी। और कितना हो जाएगी, वो जो इसके अंदर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके बराबर हो जाएगी। डिक्रीज़ क्यों होती है, ड्यू टू मिक्सिंग। मिक्सिंग अगर ना हो रही होती तो डिक्रीज़ ना होता। इसको इस तरह अगर आप देखिए, अगर एक वाटर है, वाटर आप एक जग में ले लीजिए, उसमें कोई आप इंक डाल दीजिए, तो अगर आप मिक्स नहीं करोगे तो देखोगे कि उसकी कंसंट्रेशन, मतलब जो आप इंक दिखेगी आपको कुछ देर तक कहीं पे वाटर में, कुछ वाटर आपका एकदम, जो वाटर आपने ले रखा था कुछ तो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जो जैसे नॉर्मल वाटर का कलर होता है। लेकिन कुछ पे जहाँ पे आपने इंक जिस पॉइंट पे ड्रॉप की है वहाँ पे वो इंक अगर ब्लू है, मतलब जो भी कलर का है, तो वो कलर धीरे धीरे, मतलब वहाँ पे उस वक्त कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो पूरा ब्लू दिखेगा। फिर धीरे धीरे जो है ना वो जो कलर आपका है वो पूरे रिएक्शन में मिक्स होता है, पूरे आपका मिक्सचर में मिक्स होता है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा कलर। लेकिन अगर यही दूसरी कंडीशन है कि आप जैसे बहुत मिक्सिंग कर रहे हो, आप उसको मान लीजिए पेन से अगर आप लेते हैं, ग्लास में ही लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, उसमें एक वाटर ले लीजिए, अब उसमें बहुत आप पेन से या किसी एक ऐसी चीज़ से, प्लास्टिक की किसी चीज़ से आप मिक्सिंग करते रहिए। फिर उसमें आप एक इंक ड्रॉप डालिए इंक की,
तो देखेंगे अगर मिक्सिंग कर रहे होंगे तो पूरे जो आपका जो आपने जितना सैंपल लिया है उसका सबका कलर सेम हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? मिक्सिंग के। तो मिक्सिंग आप हर जगह बहुत गाढ़ा नहीं रहेगा, सबका जगह सेम रहेगा। और जब पहले आप डाल रहे थे तो एक जगह बहुत ज़्यादा उसका रंग गहरा था और बाकी और जगह उसका रंग हल्का था या बहुत कम था। तो वही केस यहाँ पे भी हो रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे हम लोग इसमें मिक्स ड्रॉप करेंगे वो बहुत तेज़ से डिक्रीज़ हो जाएगी। और वो किसकी वजह से हो रही है? वो इसके वजह से हो रही है क्योंकि मिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके वजह से हो रही है। और क्या हो रहा है? जो रिएक्शन मिक्सचर जो है इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो रिएक्शन जो मिक्सचर है आपका वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? रिएक्शन की वजह से डिक्रीज़ होगी। लेकिन हम लोग तुरंत क्या कर दे रहे हैं? फीड इंटर कर दे रहे हैं। उतनी जितना कंज्यूम हो रही है उतना हम लोग फिर से फीड कर दे रहे हैं। तो कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी? पहले घटेगी, तुरंत घटेगी और तुरंत ही बढ़ जाएगी। मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। जितना 1 सेकंड में अगर 10 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो 10 मोल्स ही 1 सेकंड में हम लोग डाल रहे हैं। तो क्या होता है कि रिएक्शन पहले कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, किसकी वजह से? रिएक्शन की वजह से। फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, किसकी वजह से? आपके फीड की वजह से। तो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है यूनिफॉर्म होती है फॉर थ्रू आउट द प्रोसेस। बैच रिएक्टर में था थ्रू आउट, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती थी। इस प्रोसेस में क्या होगा कि पूरे प्रोसेस के दौरान ही कंसंट्रेशन सेम होगी। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, concentration of reaction mixture decreases due to the reaction and increases मतलब concentration of the reaction mixture increases due to addition of reactant को हम लोग ऐड कर रहे हैं। दस ओवरऑल कंसंट्रेशन, इस तरह ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होती है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पे हम लोग स्टेडी स्टेट मान पा रहे हैं। ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, हो रहा हो, कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हर एक मॉलिक्यूल को डाल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सबकी पूरे कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, और फिर हम लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट टाइम पे जो है टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका ये कन्वर्जन कितना हुआ? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स जब डिफरेंट टाइम के लिए इसमें स्पेंड कर रहा है, डिफरेंट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका कन्वर्जन भी डिफरेंट होगा। क्योंकि किसी एक रिएक्टेंट को अगर आप रिएक्शन अलाउड करोगे तो वो जितना टाइम आप ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा कन्वर्जन होगा, अप टू ए सर्टेन लेवल। मतलब एक होता है कि कंसर्न 95% हो गई किसी की कन्वर्जन, किसी का 98%, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है तब जाके कहीं कन्वर्जन होता है। तो इसमें क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि अभी डिफरेंट जो आपके रिएक्टेंट हैं उनका जो रेसिडेंट टाइम है वो डिफरेंट है। मतलब कोई आपका मॉलिक्यूल आगे 1 घंटा रुक रहा है, कोई मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बाहर चला जा रहा है, तो कन्वर्जन सबका डिफरेंट होगा। तो लेकिन हम लोग कह रहे यहाँ पे एक कन्वर्जन आप बता रहे हो, तो एक कन्वर्जन कैसे बता रहे हो? तो बेसिकली हम लोग एवरेज लेते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल्स मान लीजिए 90% कन्वर्ट हुआ होगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स 80% कन्वर्ट हुआ होगा, तीसरा मॉलिक्यूल्स मान लीजिए 70% कन्वर्ट हुआ, चौथा कुछ इसी तरह और कन्वर्ट हुआ। तो कन्वर्जन तो मान लीजिए डिफरेंट है, लेकिन हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन जो है ना सेम आ जा रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वो या कन्वर्जन लेते हैं तो वो सबका एवरेज बता रहा है। जैसे किसी का 50 हुआ, किसी का 40 हुआ, तो एवरेज कितना आ गया 40। तो अगर 2 का है तो एवरेज हो गया 45। लेकिन अगर 50 वाले 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 40 वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवरेज जो आएगा वो 50 की तरफ ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे आता है XAF, ये सही बात है कि हर एक मॉलिक्यूल का कन्वर्जन सेम नहीं होता, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं रिएक्टर में, तो इसलिए उनका कन्वर्जन सेम नहीं होगा। जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उसका ज़्यादा कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग आउटपुट लेते हैं उसमें जो कन्वर्जन बताते हैं वो एवरेज कन्वर्जन होता है। मतलब
ये जो क्योंकि यूनिफॉर्म है मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन, तो वहाँ से हम लोग कन्वर्जन निकाल लेते हैं और वो कन्वर्जन जो होता है यूनिफॉर्म होता है। एक दो पॉइंट और है कि मतलब जो पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, ये अजम्पशन है, मतलब क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी तो कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी, और पाइप्स में कोई मतलब फ्लो के लिए जो पाइप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए उसको मतलब वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जैसे एक अजम्पशन है। और इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन Ca है, अब मिक्स फ्लो रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी रिसाइकिल नहीं करते हैं। रिसाइकिल करने की वजह क्या है कि जैसे रिसाइकिल हम लोग किस लिए करते हैं कि कभी कभी जो जैसे होता है कन्वर्जन कम होता है, तो कन्वर्जन अगर कम होता है तो हम उसको रिसाइकिल कर देते हैं। मतलब जो एक मेजर रीज़न है रिसाइकिल का कि कन्वर्जन अगर आपका कम हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट कम कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल कर देते हैं, फिर फर्दर उसको टाइम मिल जाता है रिएक्ट करने का, तो फिर कन्वर्जन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आई, CaF आई। अब यहाँ के अंदर की कंसंट्रेशन कितनी है, CaF ही है उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पे जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है वही यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है। तो हम लोग इसमें डालेंगे भी तो फिर जो जो मतलब हम लोग फिर जो कंसंट्रेशन विड्रॉ करेंगे वो सेम ही होगी कंसंट्रेशन जो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। मतलब जो हम लोग यहाँ ये वाली आउटपुट की कंसंट्रेशन है वही इसके अंदर की कंसंट्रेशन है, और वही चीज़ अगर हम लोग इसमें डालेंगे रिएक्टेंट को उसी कंसंट्रेशन का, तो कन्वर्जन उसका होगा नहीं, क्योंकि जो आउटपुट की कन्वर्जन आ रहा है वो भी सेम ही है। तो इसलिए कभी हम लोग रिसाइकल नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि रिसाइकिल रिएक्शन इज़ नेवर मतलब यूजुअली नॉट परफॉर्म इन द मिक्स्ड रिएक्टर। तो रिसाइकल ऑफ रिएक्टेंट is not usually done in mixed flow reactor, कोई क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है हमें मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब जो है क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये था कि हम लोग इसमें इसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप करना चाहते थे। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, मटेरियल बैलेंस लगाएंगे, मटेरियल बैलेंस इन टर्म्स ऑफ मोल। लेकिन उसके पहले हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाउ जो होता था ये स्पेस टाइम का होता था, V/V0 होता था, मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर था। और दूसरा टर्म क्या पढ़ा था हम लोगों ने, FA0 इज इक्वल टू क्या था, CA0 इंटू V0। CA0 आपका कंसनट्रेशन थी मोल पर लीटर, V0 का था मोलर फ्लो रेट लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से मोल पर सेकेंड की यूनिट आ जाती थी। दो चीज़ हो गई। एक क्या होता था, जैसे हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था जो Na होगा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी टाइम पे, वो क्या होता था Na0 1 - XA, ये कन्वर्जन है। तो अगर इसी को टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें टाइम से, तो Na/T क्या हो जाएगा आपका, ये मोल्स पर सेकेंड, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका FA0 हो जाएगा, FA हो जाएगा। मतलब ये क्या है, मोल्स पर सेकेंड है कि कितना मोल्स पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। तो Na क्या है, Na आपका आउटपुट का फ्लो मोल्स है, कितना मोल्स फ्लो हो रहे हैं। तो आउटपुट का मोल्स फ्लो रेट क्या है आपका FA है। Na0 क्या है आपका इनपुट का मोल्स है कि कितने मोल्स हम लोग इनपुट कर रहे हैं। तो Na0 की जगह क्या हो जाएगा FA0 और 1 - XA, ये एक रिलेशन है जो हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ परफॉर्म करेंगे, मटेरियल बैलेंस। तो परफॉर्मिंग मटेरियल बैलेंस ऑन आइडियल बैच रिएक्ट और आइडियल मटेरियल बैलेंस। और मटेरियल बैलेंस में हम लोग कौन सा मोल बैलेंस परफॉर्म करते हैं, बेसिकली मोल बैलेंस ऑन आइडियल मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, आइडियल मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। अब इस पे एक चीज़ और हम लोगों ने जब पहले क्लास में डिस्कस की थी कि जब कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी तब तो पूरे रिएक्टर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन मतलब जो आपके वेरिएबल्स हैं यूनिफॉर्म नहीं है तो हम पूरे रिएक्टर पे नहीं लगा पाते, हम लोग को कोई एक जो है ना क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता था। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हर जगह यूनिफॉर्म है, तो इसलिए हम लोग पूरे रिएक्टर पे मोल बैलेंस लगा सकते हैं। अब मोल बैलेंस का क्या था कि वही जो इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जनरेशन माइनस रिएक्शन या माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन था। तो अगर हम लोग उसको लैंग्वेज में लिखते थे तो क्या लिखते थे, इनपुट ऑफ
ऑफ रिएक्टेंट ए, तो रिएक्टेंट नहीं लिख रहे हैं, इनपुट ऑफ ए इनटू द रिएक्टर, जो फ्लो रेट है इनपुट ऑफ ए इनटू द रिएक्टर, और यूनिट क्या हम लोग यहाँ पे लेते थे, मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड होगा। ये इनपुट हो गया, माइनस क्या होता था, आउटपुट, तो माइनस आउटपुट ऑफ ए फ्रॉम द रिएक्टर, आउटपुट ऑफ ए फ्रॉम द रिएक्टर, फ्रॉम द रिएक्टर। तो इसकी भी जो ऐड हम लोग तभी कर सकते हैं जब सबकी यूनिट सेम हो, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मोल्स पर सेकेंड, इसकी भी होनी चाहिए, प्लस जनरेशन ऑफ ए, जनरेशन ऑफ ए इन द रिएक्टर, अगर कुछ हो रहा है तो इन द रिएक्टर, उसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर सेकेंड, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, माइनस कंजम्पशन ऑफ रिएक्टर, कंजम्पशन ऑफ मतलब जो ख़त्म हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ ए इन द रिएक्टर, इन द रिएक्टर। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये कंजम्पशन कंज्यूम होगा, ये क्यों, किस लिए होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू रिएक्शन होता है। तो ड्यू टू किसकी वजह से कंजम्पशन होता है रिएक्टेंट का, ड्यू टू रिएक्शन। अगर यही प्रोडक्ट होता तो इसका जनरेशन होता, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो फिर रिएक्टेंट जो है ना कंज्यूम भी होता है और जनरेट भी होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जब आएंगे तो यहाँ पे दोनों टर्म यूज़ होंगे, कंजम्पशन भी होगा, जनरेशन भी होगा। तो यहाँ पे जनरेशन नहीं होगा, जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जनरेट नहीं होता प्रोसेस में। फिर ये सब किसके बराबर होता था, यही एक्यूमुलेशन के बराबर होता था। तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, एक्यूमुलेशन ऑफ ए, एक्यूमुलेशन ऑफ ए विथ इन द रिएक्टर, विथ इन द रिएक्टर। और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर सेकेंड, जो क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो हम लोग की सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये बेसिक इक्वेशन थी। तो ये उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, तो जो पॉजिटिव वाले टर्म्स हैं उनको साथ लिख लेते थे। तो इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्यूमुलेशन। अब इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए इनपुट का रेट क्या है, FA0 है। अब इतना ही तो मोल्स पर सेकेंड हम लोग इनपुट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FA0, इनपुट में FA0। जनरेशन क्या कोई हो रहा है क्या, जनरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो जनरेशन का टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटपुट हम लोग ले रहे हैं, आउटपुट कितना है इस वक्त हमारा, आउटपुट FA0 है, FA है सॉरी, तो जनरेशन 0 हो गया, माइनस आउटपुट आपका कितना है, यहाँ से देखिए रिएक्टर का आउटपुट क्या हो रहा था, FA को हम लोग FA फाइनल बोलते हैं, तो हम लोग फाइनल वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। FA भी यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन FAF जो है ना थोड़ा सा बेटर फीलिंग देता है। FAF ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब माइनस कंजम्पशन, रिएक्शन हो रही है तो कंजम्पशन हो रहा है। अब हम लोग कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, किसी रिएक्टेंट के अंदर कैसे हो रहा है, कंजम्पशन किसकी वजह से होता है, रिएक्शन की वजह से होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनटू वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस RA बोलेंगे रिएक्टेंट के लिए, इनटू V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, जो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर या वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, क्योंकि कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो दोनों सेम ही हो जाते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, DNA नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स ऑफ A ओवर DT, ये लिखते हैं। अब ये DNA ओवर DT ये 0 हो जाएगा। ये क्यों 0 हो जाता है, ये अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ड्यू टू स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आती है तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता। स्टेडी स्टेट क्यों आती थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोल्स चेंज नहीं हो रहे, मतलब कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, ड्यू टू स्टेडी स्टेट। ये आपका 0 हो गया। तो बेसिकली अब ये क्या बचा हम लोग के पास, FA0 माइनस FAF माइनस RA इंटू V इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए FA0 माइनस FAF, तो ये वाला भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था। FA इज इक्वल टू क्या होता है, FA इज इक्वल टू FA0 1 माइनस XA
फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए नॉट माइनस एफ ए नॉट एक्स ए, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एफ ए नॉट माइनस एफ ए ही है बेसिकली, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ ए नॉट एक्स ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ये पूरा टर्म इसको इधर ले आए, वो बराबर होगा आपका एफ ए नॉट माइनस एफ ए के बराबर, एफ ए नॉट माइनस एफ ए एफ, ये बराबर होगा, यहाँ एफ कह सकते हैं, फाइनल कोई इशू नहीं है इसमें। तो एफ ए नॉट माइनस एफ ए एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए नॉट एक्स ए एफ, एफ ए नॉट एक्स ए, क्योंकि हम यहाँ पे कन्वर्जन को भी एफ के टर्म में, फाइनल के टर्म में लिख रहे हैं, तो एक्स ए एफ हो जाएगा, एक्स ए एफ, एक्स ए भी लिख सकते हैं, कोई उसमें गलत नहीं होगा, कोई एक्स ए लिख रहा है तो ये इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, एफ ए नॉट एक्स ए माइनस आर ए को, उसको हम लोग राइट साइड लेते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इंटू वी, ये इक्वेशन हम लोग के पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर ए को इधर कन्वर्जन के साथ ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो v अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स ए एफ अपॉन वी, एक्स ए एफ अपॉन माइनस आर ए। देखिए यही आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन है, यही इक्वेशन हम लोगों ने पिछले उसके लिए बैच रिएक्टर के लिए डेवलप किया था, तो वहाँ पे क्या आया था, t इज इक्वल टू आपका आया था t बाई एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन में वहाँ पे आया था एक्स ए एफ या एक्स ए कहिए माइनस आर ए आया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन में आया था, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में नहीं है। तो बेसिकली अब हम लोग कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इसको हम लोग ने कहा था कि इसको जो परफॉर्मेंस मेज़र है वो टाउ के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए एफ ए नॉट आपका क्या होता था, यहाँ से एफ ए नॉट इज इक्वल टू होता था आपका सी ए नॉट इंटू वी नॉट, या टाउ इज इक्वल टू क्या होता था आपका, v बाई वी नॉट, तो टाउ इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट होता था। और यहाँ से वी नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, ये इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, v बाई टाउ। अब इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ए नॉट की जगह एफ ए नॉट इज इक्वल टू आपका सी ए नॉट इंटू वी नॉट की जगह हम लोग क्या दे सकते हैं, v बाई टाउ। और हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि v बाई एफ ए नॉट निकालना चाह रहे हैं, तो v बाई एफ ए नॉट यहाँ से देखिए, एफ ए नॉट को इधर ले आएंगे, टाउ को इधर ले आएंगे, तो टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v बाई एफ ए नॉट। यही हम लोग यहाँ पे निकालना चाह रहे थे। तो जो क्योंकि एक टाउ के टर्म में हम लोगों ने कहा था कि टाउ के टर्म में हम लोग वो कहते हैं, जो परफॉर्मेंस मेज़र है इसका टाउ के टर्म में बताते हैं। तो यहाँ से ये वाली जो एक्सप्रेशन है टाउ बाई सी ए नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो v बाई एफ ए नॉट ये बराबर किसके हो जाएगा, टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू v बाई एफ ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए एफ, मतलब कन्वर्जन है बेसिकली, ऊपर माइनस आर ए। इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं कि टाउ के, जैसे टाइम के टर्म में वहाँ पे लिख रहे थे, अगर टाउ के टर्म में लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, टाउ ये वाला टर्म हम लोग क्लोज कर लेंगे। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू सी ए नॉट एक्स ए एफ अपॉन माइनस आर ए। अगर कोई इसको कंसंट्रेशन के टर्म में पूरा लिखना चाहे तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए। तो बेसिकली सी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए। और ये क्या है, सी ए नॉट एक्स ए है, तो सी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला टर्म इधर ले आए, तो सी ए नॉट माइनस सी ए। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कोई इसी एक्सप्रेशन को अगर कोई लिखना चाहे तो एक और तरीका है, टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकता है आप इसको, सी ए नॉट, ये सी ए नॉट माइनस सी ए, सी ए नॉट माइनस सी ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए। तो ये आपकी डिज़ाइन इक्वेशन हो गई। तो जो इम्पोर्टेंट सबसे रिलेशनशिप है वो ये वाला है, ये डिज़ाइन इक्वेशन है आपकी, किसके लिए, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए, सॉरी मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए, और नॉन मतलब आइसोथर्मल कंडीशन है। तो ये क्या है आपकी, बेसिकली यहाँ पे लिख दें इम्पोर्टेंट, ये रिलेशन है, वन बोल दीजिए। ये क्या है, डिज़ाइन
डिज़ाइन इक्वेशन फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर। मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए एक डिज़ाइन इक्वेशन है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस कर्व बनाते हैं डिज़ाइन इक्वेशन के लिए। अब परफॉर्मेंस कर्व कैसे बनाते थे हम लोग, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में है, फर्दर इसको परफॉर्मेंस कर्व की बात करते हैं। परफॉर्मेंस कर्व तो अपने पास क्या है, टी बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, एक्स ए एफ इंटू ये कह दीजिए इंटू 1/-r ए। ये है, ये क्या है, y मान लीजिए इसको, ये x एक्सिस पे y है इंटू ये क्या है, x है। तो y इंटू एक्स अगर का ग्राफ हमें क्या है, y इंटू एक्स कह रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ। पिछले से पिछले लेक्चर में यही चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन चेंज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी हिसाब से चेंज होती है। तो फिर हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करें यहाँ तक कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स ए एफ लेंगे, मतलब बेसिकली ये एक्स ए ले रहे हैं और जो फाइनल कंडीशन आएगी एक्स ए एफ की आएगी। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे 1/-r ए। इसका जो कर्व आएगा उसका वही कर्व से ही हम लोग रेक्टेंगल निकालेंगे। अगर इंटीग्रल लगा होता तो जो जैसे इसका हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, तो जैसे इनिशियल जब कंसंट्रेशन कम होगी, जब कन्वर्जन कम होगा, यहाँ ये कन्वर्जन के टर्म में हम लोग बात करें, तो कन्वर्जन कम होगा तो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, कन्वर्जन कम होगा उसका मतलब क्या होगा कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उस वक्त बहुत फास्ट होती है। पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये बात करें हम लोग, इंपॉर्टेंट है कि ये मेंशन करें पॉजिटिव, क्योंकि आर ए इक्वल टू क्या होता है, के इंटू सी ए टू द पावर एन। एन अगर ज़्यादा है तो आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर एन हो जाता है। तो अगर पॉजिटिव ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी जितनी ज़्यादा होगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो क्योंकि हम 1/r निकाल रहे हैं तो 1/r क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम मान लीजिए यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, कम होता जाएगा। तो 1/r क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि r कम होता जा रहा है तो 1/r क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरह का कर्व आता है इसका। तो कर्व क्यों इस तरह है हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है आपकी जैसे कम होगी वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो उसका मतलब कि 1/r ज़्यादा होता जाएगा। तो इस टाइप का आपका ये कर्व आया। अब हम लोग को इस मतलब ये कर्व, ये जो आपका रेक्टेंगल बनेगा, इसको उसका एरिया होगा ये टी बाई सी ए नॉट। तो हम लोग एक्स ए एफ कोई मानेंगे कि कोई एक्स ए एफ होगा, तो हम लोग अगर यहाँ पे मान लें एक्स ए एफ है, ये पूरा नीचे वाला एक्स ए है, कन्वर्जन है, ये कंडीशन आपकी एक्स ए एफ की थी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फाइनल कन्वर्जन है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कहाँ जाएंगे, कर्व पे जाएंगे। कर्व पे जाएंगे, उसके बाद जिस इनिशियल कन्वर्जन से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 से अगर कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व की तरफ मूव करेंगे। और कहाँ तक मूव करेंगे, जहाँ पे आपका ये मिल जाए 0 कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपका आर ए पे। तो इस तरह ये हो गया। अब जो एरिया इसका मतलब ये वाई इंटू एक्स है, रेक्टेंगल बन गया। जो इसका एरिया आ रहा है पूरा रेक्टेंगल का एरिया वो कितना आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये इसकी एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, वो जो y इंटू एक्स के बराबर जो होगा वो कितना है, टाउ बाई सी ए नॉट। तो यहाँ से हमको जो एरिया की वैल्यू मिली वो कितना है, टाउ बाई सी ए नॉट है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी है ना, वी बाई ये टाउ बाई सी ए नॉट या वी बाई एफ ए नॉट, ये दोनों एक ही बराबर हैं। तो हम लोग कहते थे ना कि एफ ए नॉट तो कांस्टेंट है, तो वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर मिल जाएगा कि किस वॉल्यूम का हम लोग को रिएक्टर बनाना चाहिए। ये एक परफॉर्मेंस कर्व हो गया। अगर हम लोग दूसरा किसके टर्म में बात करना चाहें, सी ए के टर्म में बात करना चाहें, कंसंट्रेशन के टर्म में बात करना चाहें, तो कंसंट्रेशन का परफॉर्मेंस कर्व कैसे बनेगा आपका, कंसंट्रेशन का भी परफॉर्मेंस कर्व हम लोग बना सकते हैं।
उसमें यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म इक्वेशन आपकी क्या है, ये वो ध्यान रखेंगे। तो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कन्वर्जन हम लोग किस पे रख, ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे होगा, टॉप पे होगा, -1/r वाई एक्सिस पे होगा। और कंसंट्रेशन के टर्म कहाँ होंगे, कंसंट्रेशन आपका ये एक्स एक्सिस पे होगा। जो हम लोग कन्वर्जन जिस एक्सिस पे रखते थे वही एक्सिस पे कन्वर्जन कंसंट्रेशन रखेंगे। बस इसमें कर्व का नेचर थोड़ा सा अलग इसलिए आता है क्योंकि कंसंट्रेशन ये क्या है, ये जो एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही होगी और हाईएस्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, CA0 होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोग मान लेंगे कि CA0 ये है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। कहाँ तक कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या आपकी हो रही है, CAF हो रही है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो इस तरफ जीरो की तरफ, ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि CAF है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब कंसंट्रेशन आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो 1/r कितना होगा, सबसे कम होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कह देते हैं। और जब कंसंट्रेशन सबसे कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन का उल्टा निकालेंगे तो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा। फिर ऐसे जो है ना आपका ये डिक्रीज होता रहता है। तो इसका जो कर्व बनाएंगे तो आपका इस तरह का कुछ कर्व आएगा। ये फाइनल, अब हम लोग कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा आपका CA0 माइनस CA है, तो ये क्या हो गया आपका x हो गया, और 1/r क्या हो गया, y हो गया, तो y इंटू एक्स है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। एरिया अंडर द कर्व क्यों नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना आपको, एरिया अंडर द कर्व इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन साइन नहीं लगा हुआ। अगर जब इंटीग्रेशन साइन लगा होता है तो जो इनक्लोज एरिया है उसकी बात करते हैं, जब इंटीग्रेशन साइन नहीं होता तो एरिया अंडर द जो कर्व है वो नहीं आता, तब बेसिकली आपका क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन आएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला रेक्टेंगल आएगा या फिर बड़ा वाला रेक्टेंगल आएगा। तो हम लोग कौन सी कंडीशन देखते हैं कन्वर्जन की, जो आपकी एक्स एक्सिस है, या कन्वर्जन या कंसंट्रेशन की फाइनल देखते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पे गए और उसके बाद फिर हम लोग इधर मूव कर जाएं और फिर अब ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का ये एरिया ये वाला निकाल लेंगे, लेकिन ये गलत है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग कर्व की तरफ फॉलो करेंगे जिस तरफ से, तो ये नहीं होगा, इसको ऐसी गलती नहीं करनी है। फाइनल कंसंट्रेशन पे हम गए, उसके करस्पॉन्डिंग -1/r पे गए, यहाँ पे पहुँचाए। अब दो ऑप्शन है हमारे, एक इस तरफ मूव कर दें तब भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक इस तरफ मूव कर दें। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो हम लोग कर्व की तरफ मूव करेंगे, बेसिकली जिधर आपका कर्व फॉलो हो रहा है, तो CA0 की तरफ मूव करेंगे। तो CA0, इसके करस्पॉन्डिंग CA0 कहाँ है आपका, भाई ये फाइनल पोजीशन पे पहुँचे और उसके मूव करने लगते हैं हम लोग। कहाँ तक मूव करते हैं, जो आपकी इनिशियल कंडीशंस थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो ये मूव किया हम लोगों ने। तो अब क्या बना, ये वाला रेक्टेंगल बना, तो इसका जो एरिया होगा वो ये वाला रेक्टेंगल एरिया होगा। अब जब हम लोग बैच रिएक्टर करते थे तो एरिया अंडर द कर्व करते थे, एरिया वहाँ पे कम आता था। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे टाइम कम लग रहा था, और इसका मतलब ये हुआ कि टाइम कम लग रहा था तो आपको वॉल्यूम कम हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए तो पूरा एरिया आपका क्या आएगा, एरिया पूरा जो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है वो ये पूरा एरिया आ रहा है। तो ये किसके बराबर है, ये यहाँ से आपका टाउ के बराबर है। इस केस में किसके बराबर आएगा, टाउ के। जब हम लोग 1/r और से CA का कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये टाउ के बराबर आएगा, टाउ के। और टाउ को अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, CA0V/FA0। तो अगर कहीं ये भी लिखना चाहें तो CA0V/FA0 ये भी लिखते हैं कहीं, इस वाले एक्सप्रेशन से देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, CA0, यहाँ पे CA0 × V/FA0, तो ये टाउ के बराबर आता है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि ये परफॉर्मेंस इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे। इसमें जो अजम्पशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, अजम्पशन नहीं जो हम लोगों ने जिससे कंसीडर किया कि परफेक्ट मिक्सिंग होगी, तो परफेक्ट मिक्सिंग जो वर्ड हमने यूज़ कर दिया ना, उससे पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। फिर आइडियल कंडीशंस आ गई, परफेक्ट मिक्सिंग की वजह से हम लोग स्टेडी स्टेट ऑब्टेन कर पा रहे हैं। अगर परफेक्ट मिक्सिंग ना होती तो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म उसकी हो ना पाती है पूरे टाइम के लिए, और कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना होती तो इसका मतलब मोल्स उसके जो है ना कांस्टेंट नहीं होते, उसके मोल्स
स्टडी स्टेट नहीं आ पाती और मोल्स चेंज नहीं होते तो DNA और DT हम लोग स्टडी स्टेट की कंडीशन नहीं लगा पाते। तो बेसिकली हमने स्टडी स्टेट की कंडीशन लगाई यहाँ पे, तो आपकी एक इक्वेशन इजीली डेवलप हो गई। इसमें इंटीग्रेशन का टर्म आया नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं आया, तो उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करना पड़ा। तो बहुत सिंपल इक्वेशन आ गई आपकी v/fa0 = XAF अपॉन -RA। तो v/fa0 क्या होता था, टाउ, यहाँ से टाउ के टर्म में हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे वो टाउ के टर्म में, स्पेस टाइम के, कि मतलब एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहा है वो। तो आज हम लोगों ने परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप कर ली और उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप करेंगे।